नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम कोरोना वायरस से जुड़ी सारी खबरों के बारे में आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके बारे में। अगर आप देखें तो केस कम होने के साथ ही तकरीबन 1.25 साल से स्कूल बंद होने के बाद, कॉलेज बंद होने के बाद, सभी शिक्षण संस्थान बंद होने के बाद अब खुलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। कुछ राज्यों में इन्हें कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ खोल दिया गया है, जबकि दूसरे राज्य भी इसकी अब तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका के बीच बहुत अहम हो जाता है कि स्कूलों को एहतियात के साथ खोला जाए और बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बच्चों के जरिए आने वाले संक्रमण को भी रोका जाए दूसरों तक पहुंचने में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ गए हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता से हैं, और अनुभव श्रीवास्तव सहाय, जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया वाइड अभिभावक संघ की। और आपको बता दें कि हमारे साथ चंद्रिका बहादुर भी जुड़ गई हैं, जो कि चेयरमैन है लैंसेट कोविड-19 इंडिया टास्क फोर्स की। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे डॉक्टर अरविंद। इस वक्त अगर स्कूल खुलते हैं और ये चिंता रहती है एक बड़ी कि अभी वैक्सीनेशन का स्तर वो नहीं है जो हम चाहते हैं, जो सरकार भी चाहती है, तो ऐसे में क्या खतरा है बच्चों के लिए और उनसे आने वाले संक्रमण से दूसरों के लिए? अंजलि जी, पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा सामने कि कुछ हफ्ते पहले हम 3 लाख 4 लाख केस पर डे अपने देश में देख रहे थे। फॉर्चुनेटली वो घट के नंबर अब करीब 35,000 पर डे के आसपास आ गया है। लेकिन फैक्ट ये है कि कोरोना अभी भी देश में है। 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और केरला, जो नंबर्स को बढ़ता हुआ रिपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी यह अभी भी कहर ढा रहा है। कुल मिला के अगर हम पूरे देश की स्थिति देखें तो अभी ये पूरे देश में मौजूद है। कुछ जगहों पे कहर ढा रहा है, कुछ जगहों पे बढ़ रहा है, बाकी जगहों पे धीरे धीरे कम हो रहा है। और जहां धीरे धीरे कम हो रहा है वहां कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारे के सारे एरियाज पिछले 1.5-2 महीने से वर्चुअली कंप्लीट लॉकडाउन मोड में थे। तो ये जो कमी हम देख रहे हैं ये लॉकडाउन का असर है। हम ये भी देख रहे हैं कि अब जब जहां जहां लॉकडाउन में छूट दी गई है, इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पिछले 2 महीने में होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली जो देशवासी हैं वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बार बार सबके रिक्वेस्ट करने के बावजूद नहीं कर रहे हैं। मसूरी में केम्प्टी फॉल हो, शिमला में मॉल हो और दूसरी जगहों पर हो, या जो डिफरेंट रिलीजियस सेरेमनीज की जो इमेजेस टीवी चैनल्स पे हम देख रहे हैं वो बहुत डराने वाली हैं। इस सारे परिप्रेक्ष्य में जब हम स्कूल खुलने की बात करते हैं तो थ्योरेटिकली अंजलि जी ये कहना कि हम बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, ये सब बहुत अच्छा साउंड करता है। बट मुझे बताइए कि बच्चे तो बच्चे हैं, जब वो स्कूल में जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, आप कैसे ये इंश्योर कर लेंगे कि बच्चे मास्क लगाए रहें, बच्चे एक दूसरे के पास न जाएं? ये थ्योरेटिकली ऑन पेपर ठीक है, लेकिन रियलिटी में इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। हमें, आपने खुद कहा कि वैक्सीनेशन का स्तर अभी ठीक नहीं है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में एज ए डॉक्टर जिसने बहुत ही दर्दनाक 2 अप्रैल और मई के महीने पूरे देश के साथ झेले हैं, मेरा ये मानना है कि अभी, और मैं बहुत ही कठिन कड़े शब्दों में बोलूंगा कि अभी देश में स्कूल्स खोलने का सही समय नहीं आया है। मेरी फीलिंग है कि ये करके हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसको करने के बहुत जल्दी हमें इस स्टेप को वापस लेना पड़ेगा। अंजलि जी। अनुभा जी, आप क्या मानती हैं, अभिभावकों का इस पर रवैया क्या है? देखिए, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए और वो उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि अभी जो हम देख सकते हैं किस तरह से कोरोना का जो अभी केसेस हैं अभी भी बढ़ रहे हैं। जिन शहरों में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लॉकडाउन है, वहाँ केसेस कम हुए हैं,
बट जिस इमीडिएटली अगर हम देखेंगे विद इन 15 डेज या 1 मंथ में अगर इस तरह के सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे, गैदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये केसेस फिर बढ़ जाएंगे और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि थर्ड वेव ऑलरेडी सभी डॉक्टर्स ने इसमें कहा है कि थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, जिसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी स्कूल अभी खोलने चाहिए। इवन पेरेंट्स भी, मैक्सिमम पेरेंट्स इसके सपोर्ट में नहीं है और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि टीचर्स का वैक्सीनेशन हो, स्टाफ का वैक्सीनेशन किया जाए। उसके बाद अगर आप चाहें तो कॉलेजेस खोलें, कॉलेजेस में 18 एंड अबव जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका वैक्सीनेशन किया जा सकता है और उनको फिर भी स्टार्ट किए जा सकते हैं स्टैगर्ड मैनर। बट जहां तक बच्चे हैं उनके लिए तो अभी तक वैक्सीन भी नहीं आई है और ये बच्चे सुपर स्प्रेडर बनेंगे, अपने साथ इन्फेक्शन घर लेके आएंगे, घर में भी बहुत लोगों को ये स्प्रेड हो सकता है। और जिस तरह से जनवरी में हमने देखा था, हमने काफी अपोज किया था, फिर भी स्कूल्स खोले गए और महाराष्ट्र में और भी कुछ स्टेट्स में हमने देखा किस तरह से बच्चे संक्रमित हुए और जो टीचर्स भी जो है वो काफी कोरोना से संक्रमित हुए। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा देखा हमने कि कोविड का जो स्प्रेड हुआ और सेकेंड वेव भी आ गई। तो थर्ड वेव को अगर हमें संभालना है, बचाना है, हमारे बच्चों को जो संभालना है, तो हमें अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस जारी रखनी चाहिए और ये गवर्नमेंट को एंश्योर करना चाहिए कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए वो सुविधा उपलब्ध कराएं, उनको इंटरनेट एक्सेस दें, उनको टैब्स प्रोवाइड करें। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये किया है, बट हमारी अपील है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इसके ऊपर फोकस करें। स्कूल्स बंद है तो वो जो फंड जो बचा हुआ है इनके पास, काफी फंड्स है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा था, वो आप ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन फैसिलिटी में उस फंड को यूज करें, ना कि बच्चों को फोर्सफुली स्कूल भेज करके, क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो बच्चे भी प्रेशराइज होंगे और वो जाएंगे स्कूल। तो इसलिए मेरी अपील है कि अभी स्कूल ना खोले जाएं। सभी तरह, हर तरह से, हर जगह से वार्निंग आ रही है, डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या रीजन है जो गवर्नमेंट को इतनी जल्दबाजी है? अभी देखा है हमने कि 12th बोर्ड और 10th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल किए गए इस वजह से। तो हमें अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस को ही कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी बच्चे जिनके पास ये एक्सेस नहीं है उनको दिया जाए। ठीक, आप मानती हैं कि अभी सही वक्त नहीं है। चंद्रिका जी, अगर स्कूल खुलने ही थे तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी, इसकी प्लानिंग कर लेती, फ्रंटलाइन वर्कर मान करके पहले सबको वैक्सीनेट कर लेती, स्कूल के स्टाफ्स को, फिर उसके बाद आगे बढ़ती? आपने अभी कोई, मेरे ख्याल से ऐसी कोई तैयारी की नहीं स्कूल खोलने के लिए, आपने बस एक दिन डिसाइड कर दिया कि हाँ अब हम स्कूल खोल देते हैं। अंजलि जी, थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। हमारे लैंसेट कमीशन के टास्क फोर्स ने मार्च में एक रिपोर्ट इशू करी थी जो यही कह रही थी, जो आपने अभी पॉइंट बनाया है, कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल खुले हैं कि बंद है। सवाल ये होना चाहिए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो होनी चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए जिसके बाद हम स्कूल खोलने की बात कर सकें। पहला सवाल ये है। और हमने मार्च में कहा था कि अगर आपको जुलाई अगस्त में स्कूल्स खोलने हैं तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है और पूरा जो 2-3 महीने का समय है वो उसको लेना है। और उसमें से पहली चीज हमने यही कही थी, टीकाकरण सबका, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ है स्कूल के जो बस ड्राइवर्स हैं, जो भी वो लोग हैं जो कांटेक्ट में आते हैं बच्चों से, उनको टीका सबसे पहले लगना चाहिए। तो पहली तो ये बात है। दूसरा सवाल ये है कि जब हम ये निर्णय ले रहे हैं कि स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं, एक तरफ आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सेफ है कि नहीं, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इसमें क्या ट्रांसमिशन है। इस पे हमने बहुत रिसर्च करी थी और हमने दुनिया भर में जहां भी स्कूल सिस्टम्स खुले हैं वहां पे देखा था। तो ये जो निर्णय है ये जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। इसमें आपको पेरेंट्स को कंसल्ट करना होता है, मेडिकल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करना होता है, स्टाफ को कंसल्ट करना होता है और फिर बहुत ध्यान से सोचना होता है कि हम कैसे इसको करेंगे। और उसमें 3 मुख्य मेरे ख्याल से इश्यूज हैं जो हमको सोचने हैं। पहला ये जो जैसे मैंने कहा वैक्सीनेशन का, वो तो है ही। दूसरा ये कि हम किस तरह से स्कूल को सेफ रखेंगे। आपने डॉक्टर साहब को सुना था अभी कि हम लोग नहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं और ये बात सही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहां जहां स्कूल्स खुले हैं वहां बच्चों की वजह से इन्फेक्शन नहीं फैला है, ना कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैला है, ना बच्चों की वजह से हमने अडल्ट्स में ट्रांसमिशन देखा है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास एविडेंस है उसमें हम ये नहीं देख रहे। तीसरी बात ये कि जब हम खोलेंगे स्कूल, ये डिसीजन फाइनल नहीं है, ये मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारे कोरोना के केसेस किस तरह के हैं। तो एक निर्णय पूरे देश के लिए सही नहीं हो सकता।
आज भी यहाँ पे बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे केसेस बहुत लो हैं और काफी दिनों से लो हैं, वहां पे स्कूल्स खुल सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के साथ। चौथी बात यह है कि जब हम स्कूल्स खोलेंगे तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आगे अगर एक वेव आएगी तो हो सकता है कि स्कूल्स बंद रहें। तो इसलिए जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे होगी, टीचर्स क्या किस तरह से असाइनमेंट्स देंगे बच्चों को, उसमें ये पूरी तरह से डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर कल अगले हफ्ते स्कूल्स बंद हो गए तो बच्चे क्या करेंगे। तो जो हमारी पेडागॉजी है, जो हमारे सिलेबस है, उसमें ये प्लानिंग है। और पांचवी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जब ये सोच रहे हैं कि स्कूल्स खुलें या ना खुलें, तब हमको ये सोचना है कि इसका कॉस्ट क्या है, और उसकी बात हम नहीं कर रहे। एक पूरे एकेडमिक ईयर बच्चे घर पे रहे हैं। अभी आपने सुना, अनुभा जी ने कहा कि जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको, या जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो रिसर्च है उसने दिखाया है कि सबसे ज्यादा जो कॉस्ट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो लर्निंग लॉसेस होती हैं, वो छोटे बच्चों को होती हैं। जो वो बच्चे जो 6 साल से कम हैं, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे। हमने देखा है, पूरी दुनिया में देखा, यहाँ भी देखा है। और उनकी जो लर्निंग लॉसेस हुई हैं, पिछले साल एक स्टडी हुई थी जिसने कहा था कि 1 साल के घर बैठने के बाद 90% बच्चे एक लैंग्वेज स्किल खो चुके हैं और 80% बच्चे एक मैथ स्किल खो चुके हैं। तो ये जो कॉस्ट्स हैं, इनको हमें फैक्टर इन करना है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि एक ब्लैंकेट डिसीजन नहीं है कि स्कूल्स खोले या नहीं, पर कितना कम बंद रख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये मैं मानती हूँ कि एक ब्लैंकेट डिसीजन नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक लोकल लेवल पे लिया जाने वाला डिसीजन हो सकता है। डॉक्टर अरविंद, मेरे पास वक्त कम है, मैं आप सबको 1-1 मिनट ही दे पाऊंगी आपके आखिरी कमेंट्स के लिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बच्चों की वैक्सीन, बच्चों पे टेस्ट होने वाली वैक्सीन, क्या उसका इंतजार किया जा सकता था या वो बहुत देर हो जाती है? बच्चों की वैक्सीन का तो अभी मतलब मुझे नहीं पता क्या टाइमलाइन है। हमें कहा गया था कि वैक्सीन का 12 से 18 वाले एज ग्रुप में ट्रायल शुरू होने वाला था, जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो 1-2 महीने तो उसके रिजल्ट आने में लगेंगे, फिर आप लगाएंगे तो वो 12 to 18 ग्रुप ही है ना। तो बहुत बड़ा ग्रुप है लेस देन 12 वाला जो अनवैक्सीनेटेड होगा, और जो स्कूल जाएगा तो वो उनका भी तो आपको ख्याल करना पड़ेगा। प्लस अगर आप टीचर्स को देखें तो टीचर्स को अभी तक कहीं फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में लाकर उनका 100% वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, सपोर्ट स्टाफ का नहीं किया गया है। ये सब स्प्रेडर्स हो सकते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट कमेंट सभी से ले रही हूँ। 1 मिनट आपके पास भी है, आप अगर कुछ बताना चाहेंगी श्रीवास्तव जी, अनुभा जी बताइए। देखिए, जहां तक बच्चों का सवाल है, मैंने हमेशा से कहा है कि लर्निंग गैप है, बिल्कुल बहुत से बच्चे आउट ऑफ स्कूल हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल खोल के उन बच्चों को और बाकी टीचर्स को हम संक्रमित करें। हमें कुछ और भी जरिए अपनाने होंगे जिसके तरह हम इन बच्चों को जो है एजुकेशन पहुंचा पाए। तो अभी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन बच्चों के पास एजुकेशन किस तरीके से पहुंचे, किस माध्यम से पहुंचे, ना कि स्कूल खोल के इनको और टीचर्स को हम जो है और एक्सपोज करें, और थर्ड वेव में इसका काफी बुरा इम्पैक्ट। चंद्रिका, आपकी लास्ट कमेंट। मेरे लास्ट कमेंट शायद इसी पॉइंट को मैं पिकअप करती हूँ। हमारे देश में 15% से कम बच्चों को इंटरनेट एक्सेस है अभी। जब इंटरनेट कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इंटरनेट और डिवाइस जो चाहिए होता है रिमोट क्लासेस के लिए। तो इसलिए ऑनलाइन लर्निंग अभी हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, और अगले कुछ महीनों में सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसलिए ये मुश्किल सवाल है, और मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल्स को कल खोल दिया जाए, लेकिन किस तरह से खोलना है, उसमें उनके लर्निंग लॉसेस, उनकी मानसिक स्थिति, उनके हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को माइंड में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा, और ये लोकली लिया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े। तो स्कूल खुल तो जरूर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी हमारे घरों तक पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, और वक्त रहते वैक्सीनेशन थोड़ा बढ़ जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एनडीटीवी और गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज
हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर अर्चना धवन बजाज, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। शुक्रिया डॉक्टर आपका। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों को टीका लगाना चाहिए या नहीं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर लोग हाल ही में कोविड से ठीक होकर आए हैं तो क्या वो टीका लगवाएं? क्या उनके लिए भी जरूरी है और कब लगवाएं? सबसे पहले तो धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। अगर आप रिसेंटली कोविड से ग्रस्त हुए हैं या आप इन्फेक्टेड हुए हैं, नॉर्मली उस टाइम पर किसी भी इफेक्टेड मरीज की एंटीबॉडी टाइटर बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा होता है, और वो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव फेज होती है। 3 महीने भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है। जो डिजीज कंट्रोल करता है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उनकी रिकमेंडेशन कुछ ऐसी है कि यदि आप कोविड से ग्रस्त हुए हैं तो 3 महीने बाद, नेगेटिव आने के 3 महीने बाद अपने आप को वैक्सीनेट करना एक बेटर ऑप्शन है। उससे जो इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड होती है, कुछ टाइम 3 महीने तक आपको डिजीज होने की वजह से इम्यूनिटी मिलेगी, और उसके बाद आप वैक्सीन की इम्यूनिटी का फायदा उठाएं तो वो आइडियल सिचुएशन है। तो अगर आप इन्फेक्टेड हैं, जब आप नेगेटिव कन्वर्ट हो, रफली उससे 3 महीने बाद, कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट 2.5 महीने कहते हैं, कुछ 3 कहते हैं, कुछ इवन गो अप टू 6 मंथ्स, पर एक आई थिंक कंसेंसस इज 3 मंथ्स तक आप वेट कीजिए और उसके बाद वैक्सीन लगाइए। जी, महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए, और खास तौर पे वो महिलाएं जो गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उनको लेकर के भी गाइडलाइंस में बदलाव होते रहे हैं, तो इस वक्त स्थिति क्या है, वो क्या करें? एक बहुत वेलकम चेंज हुई है हमारी गाइडलाइंस में इन द लास्ट वीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब प्रेग्नेंट लड़कियों को भी कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक, जो भी अवेलेबल वैक्सीन है, उसको लेने की परमिशन दी है। और ये डिसीजन ऑफ कोर्स मरीज पर ही छोड़ा जाता है या प्रेग्नेंट लड़की पर छोड़ा जाता है कि वो लेना चाहती है या नहीं, पर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप हर प्रेग्नेंट लड़की को ये काउंसिल कीजिए कि ये वैक्सीन सरकार ने अब इसको मान्यता दे दी है, आप इसको लगा सकती हैं, ये आपके लिए सेफ है, आपके लिए सेफ है, आपके बच्चे को आगे जाके इम्यूनिटी देती है, आपको खुद को इम्यूनिटी देती है, और आपके साथ वाले लोग, स्पेशली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए भी ये एक तरह से प्रोटेक्शन का सोर्स बनती है। तो डेफिनेटली ये बहुत वेलकम चेंज है, और इस चेंज को लोगों तक पहुंचाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेग्नेंट लड़कियों में वैक्सीनेशन को लेकर बड़े सारे भ्रम हैं। उनको ये लगता है कि वैक्सीन लगते ही मुझे कोविड हो जाएगा, मेरे बच्चे को ट्रांजिएंटली कोविड हो जाएगा। तो ये सारे भ्रम दूर करना आपके, हमारे इन सब के माध्यम से हम कोशिश कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट है एम्फेसाइज करना कि अगर एक वैक्सीनेटेड मदर है, स्पेशली अगर वो लास्ट ट्राइमेस्टर में वैक्सीनेटेड है, तो एक तो वो ब्रेस्ट मिल्क में वैक्सीन में एंटीबॉडीज सिक्रीट कर रही हैं, तो जो बच्चा स्तनपान करेगा उस बच्चे को बाय डिफॉल्ट पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है माँ के वैक्सीनेट होने की वजह से। और दूसरा, काफी स्टडीज वर्ल्ड वाइड चल रही हैं ये देखने के लिए कि क्या ट्रांसप्लेसेंटल, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन भी एंटीबॉडी की होती है या नहीं। इस पे अभी कोई कंक्लूजन नहीं पहुंची, पर ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडी सिक्रीट होती है, ये कंफर्म्ड टेस्टेड स्टडीज हैव बीन डन, और ये श्योर है कि यदि माँ वैक्सीनेटेड है तो वो अपने बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब गर्भवती महिलाओं को समझाना और उन तक इस चीज की इंपॉर्टेंस पहुंचाना हमारा दायित्व बन जाता है। मैम, जिन्होंने गर्भवती होने के दौरान टीका नहीं लिया, अब स्तनपान करा रही हैं, क्या वो टीका ले सकती हैं? आप कह रही हैं एंटीबॉडीज अगर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जाती हैं, तो फिर क्या उनके लिए भी जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, उनके लिए तो इनफैक्ट बहुत सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रमोट ही लैक्टेशन में किया वैक्सीनेशन। प्रेग्नेंट लड़कियों से बहुत पहले लैक्टेशन में वैक्सीनेशन प्रमोट किया गया, और ये मस्ट है। अगर आप फॉर सम रीजन, जैसे पिछले टाइम पे जो लड़कियां डिलीवर कर चुकी हैं, वो ऑब्वियसली क्योंकि अलाउड नहीं था वैक्सीन नहीं ले रही थी, तो अब जो लैक्टेट कर रही हैं उनके लिए तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। और आई थिंक एक तरह का ये नॉर्म बन जाना चाहिए कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी होनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो बहुत अहम हो जाता है इस बात को जानना कि कोविड से ठीक होके आप आए हैं तो भी टीका लगवाना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो टीका जरूर लगवाएं।